हेलो एवरीवन। आज हम एम एच टी एम एच आई 107 का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 4 से किया था। अब उससे आगे क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 18वीं शताब्दी सार्वभौमिक रूप से अवनीत की शताब्दी थी, इसकी व्याख्या करो। तो आंसर में लिखना है हाँ, 18वीं शताब्दी को भारत में अवनीत की शताब्दी माना जाता है। उसके रीजन लिखे हुए हैं कि इस समय भारत में अर्थव्यवस्था और अराजकता व्याप्त थी। मुगल साम्राज्य का पतन हुआ था और कई क्षेत्रीय सत्ता केंद्रों का विकास हुआ था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता की स्थापना हुई थी। उसी टाइम अंग्रेज आए थे भारत में। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। मुगल साम्राज्य उस टाइम खत्म हो रहा था। ठीक है, भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना में बदलाव आया। इस समय भारत में ज़्यादातर लोग ग्रामीण इलाकों में रहते थे और खेती और पशुपालन से इनकी कमाई होती थी। ठीक है, व्यापार भी महत्वपूर्ण था। सबसे ज़्यादा वस्तुओं की आयात निर्यात अरब देश जो थे उनके साथ होता था। ठीक है, ताजमहल, कोहिनूर जैसी भारतीय उत्पादों को विदेशों में बेचा जाता था। 18वीं शताब्दी में भारत में कई ऐतिहासिक शक्तियाँ गतिशील थीं। 18वीं शताब्दी में भारत में राजनीतिक परिस्थितियाँ तेजी से बदलने लगीं। ठीक है, भारत में 18वीं शताब्दी के मध्य में कमजोर मुगल शासन, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ, स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। विदेशी आक्रमण और स्थानीय सरदारों और जमींदारों की मुखरता के कारण खंडित राजनीति की विशेषता थी। ठीक है, अब हम आते हैं 18वीं शत आगे कि 18वीं शताब्दी के मध्य में भारत की कई ऐतिहासिक शक्तियां गतिशील थी। उन शक्तियों के मध्य हुए संघर्षों ने देश की नई दिशा की ओर उन्मुख किया। कुछ इतिहासकार भारत में ब्रिटिश काल की शुरुआत 1740 से मानते हैं। मतलब कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ब्रिटिश काल 1740 से शुरू हुआ, पर जब भारत में स्वतंत्रता के लिए आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष की शुरुआत हुई थी। कुछ इसे 1754 यानी 1754 वर्ष से शुरू मानते हैं कि अंग्रेजों का शासनकाल उस टाइम से शुरू हुआ था, जब अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब को प्लासी में परास्त यानी हरा दिया था। ठीक है, जबकि कुछ अन्य इतिहासकार इसे 1761 वर्ष का में शुरू हुआ मानते हैं, क्योंकि जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था तो अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को परास्त कर अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना की राह आसान बनाई। इस दौर में शुरू हुआ राजनीतिक रूपांतरण लगभग एक शताब्दी में जाकर के पूरा हुआ था। ठीक है, हम बात करते हैं कि भारत में ब्रिटिश सफलता के कारण क्या थे। तो 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर लगभग एक शताब्दी तक देश के विभिन्न भागों में ब्रिटिश विजय प्रगति पर रही। उन्होंने कई कूटनीतिक और सैन्य प्रतिकूलताओं को भी झेला, परंतु अंत में वो सफल रहे। ठीक है, उन्होंने बाद में बहुत दिनों तक शासन किया, राज्य किया इस यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय व्यापारिक अर्थव्यवस्था में भारतीय व्यापारियों की क्या भूमिका थी। तो आंसर इसका है कि 19वीं सदी का उत्तरार्ध कई मायनों में प्रमुख था। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप वहाँ सूती, कपड़े आदि की मशीनें स्थापित हो चुकी थी। जब भारत में कच्चे माल के उत्पादक एवं मशीनें उत्पाद के बाजार के रूप में देखा जाने लगा था, तो उसके लिए अंग्रेजों ने भारत में रेलवे लाइन बिछाना शुरू कर दिया, ताकि उनका इसका मतलब उन्होंने रेलवे लाइन इसलिए बिछाई कि उनका उद्देश्य था कि भारत के कच्चे माल को आसानी से बंदरगाह, मतलब कि जो वो पानी के जो होते थे, जहाँ से जहाज़ें जाती थी एक देश से दूसरे देश, तो वहाँ तक ले जाने के लिए उन्होंने ये रेलवे लाइन बिछाया, ताकि वहाँ तक उनको सामान ले जाने में, कच्चे माल ले जाने में आसानी हो। ठीक है, भारत परंपरागत रूप से कृषि एवं खाद्य सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर था, लेकिन जब अंग्रेजी पूंजीपतियों ने भारत में व्यापारिक फसलों जैसे कि चाय, कॉफ़ी आदि के बागान लगाने शुरू कर दिए, अन्य औद्योगिकता महत्व की फसलें जैसे कि नील आदि की खेती को अनिवार्य कर दिया गया। इसके परंपरागत कृषि का ढांचा ही टूट गया। मतलब कि भारत में एक तरह से देखा जाए तो भारत में ज़्यादातर खेती पे ही लोग निर्भर रहते थे। खाद्य सुरक्षा के मामले में पूरा भारत खेती पर ही निर्भर रहता था। लेकिन जब अंग्रेजी पूंजीपतियों ने उन फसलों को उगाना शुरू किया जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जा सके, ठीक है, जैसे नील की खेती, चाय, कॉफ़ी, तो ये बताया रखा है कि इससे परंपरागत कृषि का ढांचा ही टूट गया। मतलब पहले से जैसे खेती करते थे लोग, उस तरह से नहीं, अब अंग्रेजों के हिसाब से करना पड़ता था। ठीक है, भारत में कुटीर उद्योग से लोगों को भी रोजगार मिलता था, उनकी मूलभूत जरूरत भी पूरी हो जाती थी। जब विलायत से बने उत्पादों से भारतीय बाजार पट गए, इससे न सिर्फ भारतीय उद्योगों का अंत हुआ, बल्कि विलायती सामान खरीदने के कारण भारत का बहुत सारा पैसा विदेशी पूंजीपतियों के पास चला गया। ठीक है, कुछ भारतीय आर्थिक विशेषज्ञों ने अंग्रेजों की इस नीति को भारतीय संपत्ति की लूट भी कहा है। स्पष्ट रूप से अब भारत विदेशी आयात पर निर्भर होता चला जा रहा है था। यहाँ भारत के व्यापारिक इतिहास में पहला अवसर था, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को पंगु कर दिया था, जिसका परिणाम अगले कई दशकों तक परिलक्षित होता रहा। मतलब ये बता रहा है कि अंग्रेज यहाँ से सारा पैसा कमा करके अपने पास लेके जा रहे थे। वो अब यहाँ के कच्चे माल को ले जा करके और वहाँ पे मॉडिफाई करके और यहाँ पे लाते थे, और उसी चीज़ को ये बहुत ज़्यादा महंगे दाम पे यहाँ पे बेचते थे। ठीक है, इस तरह से उनका व्यापार बढ़ता रहेगा। और भारत का जो
आर्थिक क्या है, आर्थिक स्थिति है वो और कमज़ोर होती चली गई। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। जनजातीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक हस्तक्षेपों के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। आदिवासी समुदाय हमेशा से भारतीय महाद्वीप का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। वे जंगलों की देखभाल करते थे क्योंकि वो, और जंगल जनजाति के लिए भोजन का एक बड़ा स्रोत थे। लेकिन औपनिवेशिक शासकों के भारत आने के बाद यह समीकरण बहुत बिगड़ गया। ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों ने अपने जीवन में बहुत बड़े बदलाव देखे। उन्होंने आदिवासी समुदायों की संरचना को बदल दिया और उन्होंने उनके व्यवसायों को भी बदल दिया। मतलब कि उन्होंने अपने लाभ के लिए आदिवासी जीवन का उपयोग करने के प्रावधान बनाने की कोशिश की। इसके अलावा वे चाहते थे कि सभी जनजातियां एक जगह पर चली जाएं ताकि औपनिवेशिक शासकों को जनजाति को आसानी से नियंत्रित करने में मदद मिले। मतलब कि अंग्रेजों का ये मानना था कि अगर सभी जनजाति एक ही हिस्से में एक ही जगह चली जाएंगी तो उन पे वो कंट्रोल कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो आदिवासी हम समुदाय हमेशा से भारतीय महाद्वीप का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। और ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखा कि ब्रिटिश शासन के दौरान अपने जीवन में वो काफ़ी सारे बदलाव देखे गए इन्हें। ठीक है ना, अब ये 2 बार हो गया है तो इसको आप, ये सेम ही चीज़ है ऊपर वाला। अब हम आगे चलते हैं इस वाले पेज पे आगे। ये वन कानून और प्रभाव, मतलब कि जनजातियों पर वन कानून जो अंग्रेजों ने बनाया उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो जनजातियों का जीवन जंगल के इर्द गिर्द घूमता था। जब वहाँ कानून बदले तो आदिवासियों के जीवन पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। ठीक है, औपनिवेशिक शासकों ने जंगल को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। मतलब कि औपनिवेशिक शासक ये मानने लगे कि जो जंगल है वो राज्य की संपत्ति है। और आरक्षित वनों में लकड़ी का उत्पादन शुरू किया गया जिसकी तलाश अंग्रेजों को थी। हालांकि उन जंगलों में जनजातियों पर प्रतिबंध थे, मतलब उसमें जनजातियों को जाना मना था। उन्हें झूम खेती करने की अनुमति नहीं थी। एक बार जब अंग्रेजों ने जनजातियों को जंगल में रहने से प्रतिबंधित कर दिया तो रेलवे स्लीपर तैयार करने के उद्देश्य से पेड़ों को काटने के लिए पर्याप्त श्रम नहीं था। अब हम आते हैं व्यापार और काम की तलाश में। तो 19वीं सदी में आदिवासियों ने पाया कि व्यापारी और साहूकार वन उत्पादों की खरीद के लिए अक्सर जंगलों में आने लगे थे। वे नगद ऋण देते थे और जनजाति से मजदूरी भी करवाते थे। हालांकि बाद में आदिवासी समूहों ने अपने साथ हो रही हर चीज़ का महत्व तो समझा। इसका उदाहरण हजारीबाग में रेशम एजेंट है जो रेशम पालन के बदले संथाल आदिवासियों को ऋण देते थे। उत्पादकों को प्रति 1000 कोकून पर 3 से 4 रुपये जैसी बहुत कम राशि का भुगतान किया जाता था। कोकून को बर्दवान या गया में निर्यात किया जाता था। उन्हें मूल दरों से अधिक कीमत पर बेचा जाता था, इसलिए लाभ बिचौलियों को मिलता था। मतलब कि जो बीच में इनको, मतलब जो लेके जाते थे आदिवासी का, जैसे होता है एजेंट टाइप में, तो उनको ज़्यादातर लाभ मिलता था, बाकी आदिवासियों को बहुत कम पैसा मिलता था। जबकि रेशम उत्पादकों को बहुत ज़्यादा लाभ होता था। यही कारण है कि जनजाति व्यापारियों को अपना दुश्मन मानती थी और बार बार उनका विरोध करती थी। निष्कर्ष में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आदिवासी समूहों ने नौकरी की तलाश में अपने मूल शहरों से बाहर जाने का फैसला किया तो उनकी स्थिति और भी खराब हो गई। 19वीं सदी के अंत में चाय बागान और खनन कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों के रूप में उभरे। असम के चाय बागानों में बड़ी संख्या में आदिवासी समुदायों के लोगों की भर्ती की गई। उनमें से कुछ को झारखंड की कोयला खदानों में भी भर्ती किया गया। ठीक है, कई जनजातियों को अलग अलग ठेकेदारों के माध्यम से भी भर्ती किया गया। ये ठेकेदार कम वेतन और खराब रहने की स्थिति उनको प्रदान करते थे। आदिवासियों को घर वापस जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये थी स्थिति पूरी जब औपनिवेशिक शासन के टाइम आदिवासियों की क्या स्थिति हुई ब्रिटिश शासन के टाइम। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रथम 3 पंचवर्षीय योजनाओं में भारतीय आर्थिक विकास का विश्लेषण कीजिए। तो पहली जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसमें ये था, इसको प्रथम पंचवर्षीय योजना को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसे 1951 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र के मानक को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करके भारत की आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाना था। भारत के प्राथमिक क्षेत्र में हमारा तात्पर्य मुख्य रूप से कृषि से है। ठीक है, क्योंकि यह देश की आय का सबसे शक्तिशाली स्रोत था। इस योजना का लक्ष्य उस वर्ष 2.1% GDP वृद्धि हासिल करना था, लेकिन अंततः यह 3.6% तक ही पहुंच पाई। योजना की शुरुआत में इस सफलता ने भारत को इस पर विश्वास दिलाया। पहली पंचवर्षीय योजना यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि भारत आत्मनिर्भर बने, आर्थिक रूप से मजबूत बने और विकास के अपने प्राथमिक क्षेत्रों में आगे बढ़े। इस सफलता की बात करें तो कृषि और सिंचाई के प्राथमिक क्षेत्रों में भी ही सुधार नहीं हुआ, बल्कि मूल्य स्थिरता, कम मुद्रास्फीति, पूंजीगत आय में वृद्धि, बेहतर रोजगार के अवसर और आत्मनिर्भरता भी देखने को मिली। पहले 5 सालों के तथ्यों में स्वास्थ्य, शिशु मृत्यु दर, परिवहन, प्रौद्योगिकी और चिकित्सा विज्ञान पर भी गौर किया गया, जिसमें इन वर्षों में बदलाव देखा गया। पहली पंचवर्षीय योजना के अंत में 1956 में, मतलब ये जो था ना, इसका शुरू हुआ था 1951 में और इसका जो 5 साल का कार्यकाल था वो 1956 तक रहा। ठीक है, तो पहली पंचवर्षीय योजना के अंत में 1956 में भारत में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नामक कुल 5 नए तकनीकी संस्थानों का उद्घाटन हुआ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत और उसके छात्रों को समृद्ध बनाने और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए
इन अविश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों को वित्त पोषित किया, मतलब कि सरकार द्वारा उसको आर्थिक रूप से सहायता दी गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना अप्रैल 1956 से लेकर के 1960 तक की अवधि तक का शामिल किया जाता है। भारत में नियोजन के मुख्य उद्देश्य मोटे तौर पर 20 वर्षों से कम समय में वास्तविक राष्ट्रीय आय को दोगुना करना और 25 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का मकसद था इसका। इस योजना में तेज औद्योगिकरण पर जोर दिया गया। इसमें भारी और आधारभूत उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें लौह और इस्पात, भारी केमिकल, भारी इंजीनियरिंग और मशीनरी उद्योग भी शामिल थे। अब यहाँ पे कुछ जगहों के नाम दिए हैं। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट और 5 स्टील प्लांट क्रमशः सोवियत संघ और पश्चिम जर्मनी की मदद से स्थापित किए गए थे। कोयले का उत्पादन बढ़ा। उत्तर पूर्व में अधिक रेलवे लाइन भी जोड़ी गई। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ द फंडामेंटल रिसर्च एंड एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया को अनुसंधान संस्थानों के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, 1957 में प्रतिभाशाली युवा छात्रों को परमाणु ऊर्जा में काम करने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए एक प्रतिभा खोज और छात्रवृत्ति कार्यक्रम भी शुरू किया गया। ठीक है, लक्ष्य वृद्धि दर 4.5% थी और वास्तविक विकास दर जो था 4.27% था। ठीक है, अब तीसरी योजना की बात करते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर जोर दिया, लेकिन 1962 के संक्षिप्त भारत चीन युद्ध ने अर्थव्यवस्था में कमजोरियों को उजागर किया और रक्षा उद्योग और भारतीय सेना की ओर ध्यान केंद्रित किया। 1965 से लेकर 66 में भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा। 1965 में बहुत भीषण सूखा पड़ा था। ठीक है, पंजाब ने बहुतायात में गेहूं का उत्पादन शुरू कर दिया। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों ने कई प्राथमिक विद्यालय खोले गए। लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर लाने के प्रयास में पंचायत चुनाव भी शुरू किए गए और राज्यों को विकास की अधिक जिम्मेदारियां भी दी गई। भारत ने पहली बार IMF से उधारी का सहारा लिया। रुपए का मूल्य पहली बार 1966 में अवमूल्यन किया गया था। राज्य बिजली बोर्ड और राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया। माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए राज्यों को जिम्मेदार बनाया गया। राज्य सड़क परिवहन नियमों का गठन किया गया और स्थानीय सड़क निर्माण राज्य की जिम्मेदारी बन गई। लक्ष्य वृद्धि उस टाइम 5.6% थी, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर थी जो 2.8% ही रही। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, औपनिवेशिक भारत में महिला की रोजगार क्षमता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है कि औपनिवेशिक भारत में महिलाओं की क्या स्थिति रही है उसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो औपनिवेशिक भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत जटिल थी। महिलाओं को सामाजिक और सार्वजनिक रूप से आज़ाद होने की अनुमति नहीं थी। महिलाओं को घर पर ही पढ़ाया जाता था। इसका कारण था कि शिक्षा को घरेलू कामों के साथ संतुलित करने की क्षमता और सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं के जाने को लेकर समाज में आशंकाएं थी। ठीक है, महिलाओं को अंग्रेजी कानून और पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था की बाध्यताओं के तहत ही काम करना पड़ता था। फिर महिलाओं को वेतन में लैंगिक अंतराल का सामना भी करना पड़ता था, मतलब उनको पुरुषों के समान वेतन नहीं मिलता था। महिलाओं द्वारा समान भूमिकाओं के लिए अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में कम वेतन पाती थी। ठीक है, महिलाओं की भूमिकाएं शारीरिक रूप से कठिन थी। वे साबुन, मोमबत्तियां, कपड़ा, वस्त्र बनाती थी, लकड़ियां काटती थी, भोजन तैयार करती थी और बच्चों का देखभाल करती थी। घर की अर्थव्यवस्था के प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं पर ही होती थी। ठीक है, अब आगे जाते हैं कि अंग्रेजों द्वारा पारित महिलाओं के लिए कुछ कानून बनाए गए थे, जैसे हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह करने की अनुमति थी। ऐसे विवाहों को कानूनी मान्यता प्रदान की गई। इस अधिनियम से पहले हिंदू समाज में विधवाओं को अक्सर सामाजिक प्रतिबंधों और बहिष्कार का सामना करना पड़ता, जिससे वे पुनर्विवाह नहीं कर पाती थी। सहमति की आयु अधिनियम 1891 में ये लगाया गया था। इस अधिनियम ने लड़कियों के लिए सहमति की आयु 10 से बढ़ा करके 12 वर्ष कर दी थी। अब आते हैं भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, ये 1872 में लगाया गया था। इस अधिनियम ने भारत में ईसाई विवाहों के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान किया और विवाह, तलाक और विरासत जैसी मामलों को विनियमित किया। ठीक है, इस भारतीय ईसाओं पर लागू था और इसका उद्देश्य उनके विवाहों में एक रूपता और कानूनी मान्यता लाना था। ठीक है, मुस्लिम पर्सनल लॉ आवेदन अधिनियम, ये 1937 में लगाया गया था। इस अधिनियम ने विवाह, तलाक और विरासत जैसे मामलों से संबंधित मुस्लिम पर्सनल लॉ के कुछ पहलुओं को मान्यता दी और उन्हें संहिताबद्ध किया। इसने मुस्लिम पर्सनल लॉ को कानूनी मान्यता प्रदान की। उसके साथ साथ कुछ क्षेत्रों में सुधार को सक्षम बनाने का प्रयास किया। फिर भारतीय तलाक अधिनियम, ये 1869 में आया था। इस अधिनियम ने भारत में ईसाइयों के लिए तलाक के प्रावधान किए और विवाह, न्यायिक अलगाव और तलाक से संबंधित मामलों के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किए। इसका उद्देश्य भारत में ईसाई तलाक की कार्रवाई में एक रूपता और कानूनी स्पष्टता करना था। ये कुछ जो लॉ नियम बनाए, कानून बनाए थे,
अंग्रेजों ने ये कुछ हिस्से से तो भारत के रूप से, भारत के नज़रिए से देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा लाभदायक भी थे, और कुछ कानून ऐसे थे जो भारत के लिए नुकसानदायक भी थे। तो ये आप पढ़ लेना, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का ऋण बाजार, बचत और निवेश के विकास पर क्या प्रभाव पड़ा? तो भारत बैंकिंग को 3 चरणों में विभाजित किया। पहला चरण था स्वतंत्रता पूर्व का, जो 1947 से पहले का है। दूसरा चरण जो है वो 1947 से लेकर 1991 तक का है, और तीसरा चरण जो है 1991 से आगे अभी जो चल रहा है उस समय का बताया गया है, ठीक है। पहले चरण में भारत में बैंकिंग प्रणाली की स्थापना हुई। इस प्रकार इसकी शुरुआत 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से शुरुआत की गई थी, ठीक है। यहाँ 1832 तक चला। कई बैंक ऐसे थे जो सफल रहे और आज भी अग्रणी है, जिसमें इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ये सारे ऐसे बैंक हैं जो 1832 में ही बनाए गए थे और ये फिर अभी तक चल रहे हैं, ठीक है। बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ बंगाल का विलय कर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया, मतलब इनको इसके अंदर मिला दिया गया था, और बाद में इसका नाम भारतीय रिजर्व बैंक रख दिया गया, ठीक है। दूसरे चरण को मोटे तौर पर भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार आर्थिक नियोजन को ध्यान में रखते हुए यह चरण आज भी आर्थिक स्थिति की नींव था। तीसरे चरण बैंकों के विकास में चिन्हित था। यह आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के कारण था। इस दौरान कई बड़े और निजी बैंक सामने आए, ठीक है। आपको यहाँ पे बैंकों का राष्ट्रीयकरण पढ़ना है। भारत में राष्ट्रीयकरण होने वाला पहला बैंक भारतीय रिजर्व बैंक था, जो जनवरी 1949 में हुआ था। इसके अलावा जुलाई 1969 में 14 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी और कई अन्य बैंक इस राष्ट्रीयकरण के हिस्सा थे। जबकि राष्ट्रीयकरण के अगले चरण में 1980 में 6 अन्य वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इनमें विजया बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक और अन्य बैंक शामिल थे। बैंकों के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता कई कारणों से उत्पन्न हुई। ये बड़े व्यापारिक घरानों और बड़े उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए थे। इसके अलावा निर्यात, कृषि और लघु उद्योगों जैसे क्षेत्र पिछड़ रहे थे। भारत में साहूकार गरीब लोगों को निर्यात करते थे। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय इन सभी बातों को ध्यान में रखा गया था, ठीक है। इसके अलावा भारतीय जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का गठन किया गया, उसका उद्देश्य अनारक्षित ग्रामीण आबादी के बड़े हिस्सों की सेवा करना था, ठीक है। इसके अलावा विदेशी व्यापार, आवास और कृषि जैसे क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किया गया, जहाँ नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एक्जिम की स्थापना करके पूरा किया गया, ठीक है। तो ये राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो था उसके बारे में भी यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक इस वीडियो में कर लिए, और पिछली वीडियो में 4 क्वेश्चन थे, तो टोटल 10 क्वेश्चन हो गए। आप इसको देख लें, आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।